कि राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री लखनऊ आए, 3 दिन रहे। उन्होंने मंत्रियों से बातचीत की, वो चीफ मिनिस्टर से बात की, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से बात की, तो वो क्या रिपोर्ट देंगे? हालांकि उनको जगत प्रकाश नड्डा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट देनी है। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि कोरोना के केस भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी स्थिति बद से बदतर है। और साथ ही ये भी बताएंगे कि ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन लगवाने से क्यों घबरा रहे हैं, किस वजह से घबरा रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करते रहेंगे। आप देखिए मेरे साथ दिन भर दिल्ली। वो आप देखिएगा जो है आराम फरमा रही है यहाँ पर। आप देखिए किस तरह से खुले में अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर है। जबरदस्त कचरा पूरे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भरा पड़ा है। पीएससी बंद है, ताले लगे हुए हैं, तमाम झाड़ियाँ लगी हुई हैं। डॉक्टर तो कोई भी ना आया, यही डॉक्टर नहीं बैठती मुझे इंजेक्शन तो लगाने। ये भी बंद पड़ी हुई है और यहाँ पर जो उपले हैं वो बनाए जा रहे हैं। और सवाल तो यही है कि अलीगढ़ मौत कांड के मामले में, शराब कांड के मामले में बड़ों पर मेहरबानी और छोटों पर कार्रवाई क्यों? जब दोषी हैं तो कार्रवाई सब पर एक समान होनी चाहिए। अलीगढ़ में 3 तहसील के 9 थाना क्षेत्रों में शराब माफियाओं के सिंडिकेट ने लोगों को शराब के नाम पर इतना जहर पिला दिया कि 98 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि करीब 13 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन आबकारी मंत्री से किसी ने एक सवाल तक न पूछा। शराब के कारण 3 तहसील कोल, गभाना और खैर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिसके 9 थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब ने तांडव मचाया है, जहां पर अब तक 98 से ज्यादा मौतें, करीब 13 लोगों की गई आंखों की रोशनी, 89 शवों का हुआ पोस्टमार्टम, 10 शवों का नहीं हुआ पोस्टमार्टम, बिना पोस्टमार्टम ही अंतिम संस्कार। शिकंजे में 34 शराब माफिया। कैसे उनको पता लगा? रात को ड्रिंक करी थी, उसके बाद पता नहीं। एक अर्जुन सिंह और एक ठाकुरदास हैं। अजय ये चौथे हैं। कौन से गांव की बात है? धनीपुर। मेरे परसों 29 तारीख में मेरे बड़े भाई एक्सपायर हुए थे, तो ये मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए। इनको भी टेंशन ज़्यादा थी, ये कुछ करके आए। 1:30 बजे करीब ही एक्सपायर हो गए थे वहीं। शराब पी क्या और भी बात देख रही है? चार है बताओ। बहुत बड़े मात्रा में शराब इकट्ठा की जनता को सप्लाई के लिए। उसमें से जो जहरीली शराब थी वो बच गई थी और उसको पहले तो उन्होंने देहात में पहुंचाया, अब शहर के अंदर पहुंचाया है। इसमें पूरा प्रशासन का, शासन का हाथ है। मृतकों के घर पर राजनेताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है, जो कि परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं। साथ ही साथ परिजनों को मुआवजे की मांग भी की जा रही है। सरकार सबका इलाज करा रही है और सब लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, जनता को भी उसी प्रकार से सहयोग करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के जो माफिया हैं उन माफियाओं को पकड़ा जा सके और कड़ी कार्रवाई की जा सके। दिन प्रतिदिन ये शराब माफियाओं का काम बढ़ता जा रहा है। इनके फैक्ट्रियों से ही संबंध नहीं है, इनके गोदामों से संबंध नहीं है, इनके संबंध गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इनके संबंध हैं और इस तरह से तस्करी करते हैं। जो इनके परिवार का सहारा था वो परिवार इनके बीच से जा चुका है और बड़ा दुख का माहौल बना हुआ है इससे। उधर सीएमओ का कहना है कि जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। कुछ लोग सही हो गए हैं, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। कुल 13 पेशेंट ऐसे हैं जिनको आँख की रोशनी संबंधी शिकायत इस जहर शराब वाले मामले में हुई थी। मिला के 87 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है और जिसमें से हम 35 लोगों का ज़्यादा सस्पिशन है कि शायद ये उसी में हुए और बाकी लोगों का जो है पर कंफर्मेशन वो जब आगरा से विसरा की लैब रिपोर्ट आ जाएगी उसी के बाद हम कुछ कर पाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई की बात करें तो एसएसपी का कहना है कि अब तक इनामी आरोपियों समेत 34 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए 6 सदस्यीय टीम 4 राज्यों में तलाशी कर रही है। खास सहयोगी शिव कुमार पुत्र सोहन सिंह यादव, जो कि उदया हसायन हाथरस का रहने वाला है, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 मुकदमों में 34 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जिसमें
50,000 के इनामिया एवं विपिन यादव एवं 25,000 के इनामिया मुनीश शर्मा सहित लगभग अब तक जो है इसके अलावा 6 ठेका मालिक को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और लगभग इतने ही जो इनके संचालक हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। बहरहाल पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई कितनी कारगर होती है, पीड़ितों को क्या कुछ मिलता है, ये तो जांच और एक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन असली एक्शन तब माना जाएगा जब शराब माफियाओं के सिंडिकेट को तोड़ा जाएगा, सलाखों में जकड़ा जाएगा। भारत समाचार के लिए अलीगढ़ से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। कागजों में अधिकारी भले ही कोरोना से बिगड़े हालातों के सुधरने का दावा कर रहे हों, लेकिन गांव और ग्रामीण इलाकों के हाल आज भी चिंताजनक है। सैकड़ों मौतों के बाद भी गांव गरीब तक इलाज नहीं पहुंच पा रहा है और यही सबसे बड़ी गंभीर बात है। आज तक सीएससी जो है नहीं खोली गई, ना ही यहाँ पर किसी भी डॉक्टर की तैनाती की गई। हमारे गांव में आज तक ना तो एनएम आई, ना कोई डॉक्टर आया। कोरोना के आंकड़ों को कम करके भले ही कहा जा रहा हो कि अब सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन कह देने से सच्चाई बदल नहीं जाती, हकीकत छुप नहीं जाती। ये देखो ताला लगा हुआ है, एनएम प्रेममाला नाम लिखा हुआ है, इसमें सब टाइम लगा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। ग्राउंड जीरो से भारत समाचार की पड़ताल लगातार जारी है और इसी के तहत फर्रुखाबाद के विकास खंड कमालगंज की ग्राम सभा जरारी में आज से लगभग 15 साल पहले बने अस्पताल को लोगों ने अब तबेला बना दिया है। यहाँ कोरोना के चलते ओपीडी सेवाएं बंद हैं और मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। अगर मेरे गांव में कोई मरीज अगर बीमार हो जाता है, अगर उसे कोई भी दिक्कत होती है तो लोहिया भागता है या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाता है। लेकिन ये अस्पताल जो है नाम मात्र के लिए यहाँ पे बना हुआ है, खाना पूर्ति के लिए। इसमें कभी कोई मतलब यहाँ पे डॉक्टर वगैरह कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। कभी दवाई मिली है? नहीं, कभी नहीं मिली। हमेशा ताला लटकता रहता है। हाँ, बैठा लिया आंगनबाड़ी जब उनकी जब जांच पूछ होती तब भी। बाराबंकी के देवा ब्लॉक में सदरुद्दीनपुर पीएचसी पिछले 12 सालों से बंद पड़ा है। करोड़ों की लागत से बना यह अस्पताल अब जर्जर हो चुका है। यहाँ पर एएनएम की हत्या के बाद से डर और दहशत के चलते 12 साल से यहाँ कोई नहीं आया। आपको बता दें कि एक वार्ड बॉय और एक फार्मासिस्ट के सहारे ये पीएचसी चल रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद यहाँ कोई अधिकारी झांकने नहीं आया। ध्यान तो दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक मर्डर हो गया था एएनएम का, उसके बाद से यहाँ पे मतलब आवासों में लोगों ने रहना बंद कर दिया है। तो उस वजह से दहशत रहती है और चौकीदार भी नहीं है, कोई स्वीपर चौकीदार, उस वजह से। तो ललितपुर में गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चौपट नजर आई। ग्रामीण लगातार संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। लगभग 5-7 मौतें तो यहाँ हुई हैं। 20 किलोमीटर गांव दूर है मड़ावरा, वहाँ जाना पड़ता है इलाज करने के लिए। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन उसमें ना ही डॉक्टर है और ना ही स्टाफ। उपकेंद्र में आवारा जानवर अपना बसेरा बनाए हुए हैं। अस्पताल तो बहुत अच्छी है, करोड़ों की लागत से बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होने चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, बेड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर आते ही नहीं हैं, वो केवल हफ्ते में 1 आध चक्कर लगा जाते हैं, बस निकल जाते हैं घर। अपना घर पे ही प्राइवेट खोले होंगे अस्पताल तो वहीं दवाई करते हैं। वहीं देवरिया के रुद्रपुर तहसील कस्बे में बने जैकी आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामचक के हालात बहुत खराब है। बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से अस्पताल की छत से पानी टपकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवरिया के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामचक में। मैं आपको साफ तौर से दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल की बिल्डिंग किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है। मैं आपको ये दिखाऊं कि देखिए औषधि वितरण कक्ष है। मैं इसके अंदर आपको लेकर चलते हैं कि लगातार 3 दिनों से बारिश के चलते यहाँ की दवाएं पूर्णतः भीग चुकी। ये देखिए जो दीवार है, दीवार में जो इसके छत के ऊपर पेड़ पौधे जम चुके हैं और उसकी जड़ें जो अंदर आ चुकी हैं और ये पूर्णतः ये कमरा भी जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह दवाओं के गत्ते भीग गए हैं।
बारिश के पानी से अस्पताल में रखी लाखों की दवाइयां बेकार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। महामारी काल में प्रदेश के 1 या 2 नहीं, ग्रामीण इलाकों के करीब 90% पीएचसी और सीएचसी बदहाल और बेहाल नजर आ रहे हैं। अब आपको बरेली के नगरिया परीक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर चलते हैं और वहां की तस्वीर दिखाते हैं। महामारी काल में हॉस्पिटल ही जिंदगी और मौत के बीच सांसों का साथ देने के लिए सहारा बना हुआ है। ऐसे में उस हॉस्पिटल को ही इलाज की जरूरत पड़ जाए तो जान कैसे बचाएंगे? ये तस्वीर बरेली के नगरिया परीक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की है। यहाँ सालों से कोई भी डॉक्टर नहीं आया। अस्पताल में कहने को सभी सुविधाएं हैं, लेकिन वो धूल खाक रही है। लेबर रूम है, कमरों में बेड पड़े हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर ही नहीं। दरवाजा टूटा हुआ है, जिसमें दिन रात कुत्तों का बसेरा रहता है। महामारी तो एक विशेष स्थिति है। यहाँ तो कभी भी मैंने किसी स्वास्थ्य कर्मचारी को नहीं देखा। अच्छा, तो यहाँ बहुत पहले पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद से तो मैंने देखा नहीं। आप गंदगी का मंजर देख ही रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के पास में इतनी गंदगी होना तो बीमारी को बुला रहे हैं, दूर थोड़ी कर रहे हैं। देखभाल की वजह से रखा हुआ है, साफ सफाई देखभाल में तो स्वास्थ्य महकमे में चपरासी हैं, सफाई कर्मी हैं, सरकारी कर्मचारी कोई नहीं है। नहीं तो फिर आप यहाँ कैसे रह रहे हो? बस इसी वजह से रखा हुआ उन्होंने देखभाल की। किसने रखा? कितना किराया देते हो इसको? कोई किराया नहीं देते। फिर कैसे सरकारी मकान में रह रहे हो? आप सरकारी मुलाजिम भी नहीं हो, फिर कैसे रह रहे हो? बता तो रहा हूँ, देखभाल की वजह से रखा हुआ, साफ सफाई में बहुत टाइम से कोई ना दवाई बैठ रही है, ना कुछ और जो टीके लगते हैं गर्भवती महिलाओं को, ना कोई वो सुविधा है। और जो भी कोई भी इसमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है इनको। और काफी टाइम से कभी कोई डॉक्टर आता है? मिलता है? कोई डॉक्टर नहीं आता है। ये तो कुछ भी नहीं, अस्पताल के बाहर और अंदर जो कुछ भी आप देख सकते हैं, वो मरीज को क्या, सही सलामत इंसान को भी अंदर मौत का साया दिखा दे। और तो और जब इसको लेकर शिकायत हुई तो क्या जवाब मिला, खुद सुनिए। इसमें पूर्व में भी कई पत्र लिखे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंट किया जाए, लेकिन डॉक्टर तो आज तक यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया गया। यहाँ एएनएम बैठती थी, अभी कोरोना महामारी में दूसरी लहर में वो भी नहीं बैठ रही है। सालों से बंद पड़े इस अस्पताल में अवैध रूप से लोग अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। भारत समाचार की टीम ने अस्पताल में रह रहे कमल से बात की तो पहले तो वो चुप्पी साधे रहा, लेकिन उसके बाद जो कुछ कहा वो सुनिए। ये जो जर्जर हालत में अस्पताल है, ये किसी काम का नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा जो है लोगों को अच्छी सुविधा, अच्छा इलाज का वादा करता है, लेकिन उनके जो स्वास्थ्य केंद्र है वो खुद वेंटिलेटर पे, ऐसे अंदाजा लगा सकता है जो खुद वेंटिलेटर पे अस्पताल हो वो भला दूसरे को कैसे इलाज मुहैया करा सकता है। कैमरामैन मिलन के साथ अजय कश्यप, भारत समाचार, बरेली। कोरोना का प्रकोप भले ही वक्त के साथ कम हो जाए, लेकिन इस महामारी ने लाखों परिवारों को जो जख्म दिए हैं वो सालों साल भर नहीं पाएंगे। कोरोना से उजड़े परिवार जिम्मेदारों के आगे कैसे मदद के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमारा लालन पालन करने वाला तो चला गया, अब हम किसी के सहारे नहीं, किससे मांगेंगे, कौन देगा, कब तक देगा कोई हमें। ये आंसू बताने के लिए काफी है कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। कोरोना महामारी ने एक नहीं सैकड़ों परिवारों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, छोटे छोटे बच्चों की दुनिया उजाड़ दी। झांसी के खाती बाबा के पास रहने वाला थॉमसन का परिवार भी महामारी का शिकार हो गया, जिसमें परिवार के मुखिया थॉमसन की कोरोना से मौत हो गई। टैक्सी चलाकर अपने घर का खर्च चलाने वाले थॉमसन अपने पीछे पत्नी और एक छोटी बच्ची को छोड़ गए। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और बच्चे का कोई सहारा नहीं बचा। अब इनका गुजर बसर कैसे होगा, ये सोच सोच कर इनका बुरा हाल है।
एक हफ्ते से कुछ बीमार से थे, दवाई लाए खाए, कुछ आराम नहीं हुआ। 28 तारीख की रात से 27 तारीख से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। 28 तारीख को सुबह हॉस्पिटल लेके गए, मेडिकल वहाँ जगह नहीं मिली, वहाँ से सिविल हॉस्पिटल लेके आए, सिविल हॉस्पिटल में रखा, बेड मिला, वहाँ शाम के टाइम उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी जांचें हुई, सब हुआ, उसमें कोरोना का आया। अच्छा, अब कैसे हालात हैं आपके घर में? कैसे आपके खर्चा पानी कैसे कौन कर रहा है? कोई नहीं, रिश्तेदारों ने थोड़ा सहारा दिया, ये भतीजी वगैरह हैं, ये लोग हमारा साथ दे रहे हैं, भतीजा भतीजी वगैरह। खर्चा पानी कभी पोहे खा ले रहे हैं, कभी चाय बना ले रहे हैं। अब वो ही थे एक करने वाले घर में, अब वो चले, अब बच्ची की पूरी देख रेख वो तो करना है। सरकार से कोई मदद मिल नहीं रही है, अभी तक कोई भी कर्मचारी नहीं आए हैं यहाँ पता करने कि बच्ची कैसे है, माँ कैसे हैं। अब हम ही लोग जो कर रहे हैं सर थोड़ा बहुत, अब कितना कर सकते हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि थोड़ी मदद करे बच्ची की। ऐसा ही कुछ मेरठ के आनंद परिवार के साथ भी हुआ। परिवार के करता धरता आनंद की कोरोना से मौत होने के बाद उनके 4 बच्चे, 3 बेटी और 1 बेटा अनाथ हो गए। आनंद की पत्नी नेत्रहीन है और अब पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरठ के आनंद कुमार रोडवेज वर्कशॉप में फिटर के तौर पर नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना के संक्रमण के चलते उनकी मौत हो गई। उनको 22 अप्रैल को फीवर आया था, जिसके बाद वो एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। 8 दिन तक उनका इलाज चला, जिसके बाद अस्पताल ने बताया कि उनको कोविड है, उनके सीटी में संक्रमण आया है। उनको मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और वो 8 दिन तक कोविड अस्पताल में रहे, लेकिन 9 मई को उनकी डेथ हो गई। उनके परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत टूट कर आ गिरी है। परिवार में 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बड़ी बेटियां हैं। पत्नी हैं, वो देख नहीं सकती, एक हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जो सबसे छोटा बेटा है, उसकी उम्र महज 4 से 5 साल है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। लखनऊ में कोरोना महामारी के दौरान पूरा एक परिवार उजड़ गया। ओमकार यादव के परिवार में 25 दिन में 8 मौतें हो चुकी, जिसके बाद अब बच्चों की परवरिश को लेकर परिवार को काफी चिंताएं हैं। देखिए, जाहिर है कि जिस तरह के हालात इस गांव में बने, उससे कोई भी अधिकारी, कोई भी स्वास्थ्य महकमा यहाँ पर नहीं पहुँचा। और उस दौरान एक ऐसा परिवार, ओंकार यादव का परिवार, जो कि उसके में 8 सदस्यों की मौत हो गई। ये पीछे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उसी परिवार के सदस्यों की तस्वीरें हैं जिनका देहांत 15 दिन के अंदर हो गया। मंजर बेहद खौफनाक मंजर है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। आज भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। घर है, अलग अलग सबके कमरे थे, अलग अलग परिवार रहता था। 4 भाइयों का एक साथ देहांत हो गया, बच्चे यतीम हो गए और ये महिलाएं बेवा हो गई। तो जाहिर है कि एक बड़ी घटना है। और आज जब भारत समाचार ने खबर दिखाई है, इस मुद्दे को उठाया है, तो गिरीश यादव, जो कि राज्य सरकार के राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके आने का कार्यक्रम है। दूसरों के भरोसे ही आपकी जिंदगी बची है। देखो, अब आप ही लोग, सरकार जो कुछ मदद करेगी करेगी, और कौन करेगा। उम्मीद तो यही लगाए बैठे हैं सब लोग कि जो है इनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एक फर्स्ट ईयर में गया है, एक हैदराबाद में पढ़ता था और लाखों रुपए उसकी फीस पड़ती थी। उसके पापा थे तो दौड़ धूप के इधर उधर मेहनत करके चारों तरफ, थोड़ी बहुत खेती थी उसमें कर लेते थे, मजदूरी भी कर लेते थे। अब कैसे चलेगा, आपका कैसे चलेगा? अब मैं क्या बताऊं, मेरी तो यही समझ में नहीं आता है कि मैं अब करूं क्या, किससे कहूं, किसके पास जाऊं, किसकी उम्मीद लगाऊं। क्या क्या कुछ किया आप लोगों ने इतने दिनों में? किस तरह से जो है वो मेहनत की है आपने? जी, खेती में करते थे अपनी, और इधर उधर मंजूरी भी कर लेते थे। मेरे 2 बच्चे, उनकी पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। लेकिन मेरे बच्चों की ना, हम यही सोचते हैं कि मेरे दोनों बच्चे किसी तरीके से पढ़ जाए। तो ये हम सोच रहे हैं कि हम जो है मेरे बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दीजिए, और आप लोग जो सहायता करनी हो, यही कहते हैं कि फ़ीस माफ़ कर दो। बस हम लोगों को खाना कमाना, दोनों लोग एक ही जगह रहेंगे तो कर लेंगे फिर। तो जाहिर है कि आंखों के सामने अंधेरा है। अब उम्मीद सरकार से है या उन
लोगों से है कि जो साहिब हैसियत हैं वो लोग आगे आएँ और इस परिवार की मदद करें, ताकि इनका परिवार के ज़ख्मों पे कुछ मरहम लगाया जा सके। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। महामारी काल में जिंदगी को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण का लक्ष्य रखा जा रहा है, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन को लेकर अंधविश्वास और अफवाहों ने घर कर लिया है। कैसे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।